किए थे, क्या सबको समझ में आए थे बेटा? चलो तो देखो कुछ क्वेश्चंस और हम एरर के देखेंगे, डिफरेंट तरीके के एक आध क्वेश्चंस और हैं, कुछ बुक के भी होंगे जो हम देखते हैं, और फिर हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट चीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, एक कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी P is calculated by measuring four quantities A, B, C and D, such as P का फॉर्मूला हमको दे रखा क्या, A मल्टीप्लाइड बाई B और C प्लस D, ऐसा फॉर्मूला दे रखा। फिर हमसे कहा इफ परसेंटेज एरर्स इन या वैल्यू लिख लो, इफ A इज 2 प्लस माइनस 0.3 0.4, एक मिनट बेटा, B is 3 plus minus 0.3, C is 1 plus minus 0.1 and D is 5 plus minus 0.2. Then calculate P with its error. अब जरा सबसे पहला काम, इस एक्सप्रेशन को देखो, ना तो ये मेरे को कोशेंट वाला दिखाई दे रहा, ना ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा, नीचे तो एडिशन है और ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, और आपस में मेरे पास ये किस फॉर्म में है बेटा, कोशेंट की फॉर्म में। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि इसके साथ हमें क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही बेटा? अगर ये ऐसे होता ए बी बाई सी तो क्या हम एरर फॉर्मूला लिख देते बेटा? लिख देते। अगर ये ऐसे होता ए बी बाई सी अपॉन डी तो भी हम एरर फॉर्मूला लिख देते, इसका लिख सकते थे, बोलो। लेकिन हमें क्या दिख रहा कि ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन है, नीचे जो हमारे पास है डिनोमिनेटर जो है उसमें दो चीजें आपस में ऐड हो रही है। हमारे लिए एडिशन का फॉर्मूला अलग था, मल्टीप्लिकेशन का अलग था, और फिर हमने कहा था भाई डिवीजन होता है तो वही मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला। तो अब इसको कैसे ट्रीट करें? देखो, एक तरीका तो ये होता है कि हम इसका डेडिकेटेड फॉर्मूला निकालें, इसको भी डिफरेंशिएट करके हम निकालें। थोड़ा मुश्किल होता है, ज्यादा अच्छा होता है इसको जुगाड़ से पकड़ना। क्या, कैसे पकड़ना कि अगर मैं C प्लस डी को एक नई क्वांटिटी मान लूं, C प्लस डी को मैं एक नई क्वांटिटी मान लूंगा। अगर मैंने कहा लेटस अज्यूम, मान लो हम एक नई क्वांटिटी मान लेते हैं Q इज इक्वल टू C प्लस डी, तो बोलो Q को विद एरर आप क्या लिख सकते हो बेटा? सी पता है आपको, डी पता है, आप फटाक से 2 मिनट में क्यू इसको लिख सकते हो, क्यू को विद एरर। बोलो क्या होगी क्यू विद एरर? भाई जब क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है तो एरर भी ऐड हो जाएंगी और उनकी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या लिख सकते हैं इसको? 6 प्लस माइनस 0.3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। क्या सबको क्लियर बेटा ये चीज? ओके। अब अगर ये मेरे पास आ गया तो P मेरे पास क्या बन गया बेटा? ए बी बाई क्यू बन गया। और अब तो मेरे लिए बड़ा आसान है इसका एरर फॉर्मूला लिखना। क्या लिख सकता हूं? डेल्टा P बाई P किसके बराबर हो जाएगा बेटा? डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा Q बाई Q। बोलो यही होगा एरर फॉर्मूला इसका। ओके ना? बस अब हम कैलकुलेट कर देते हैं। पहले तो करो कैलकुलेट P को। P किसके बराबर होगा? A की वैल्यू कितनी बेटा? 2। B की वैल्यू कितनी बेटा? 3। और Q की वैल्यू कितनी आई? 6। क्या ये 1 बन गया? क्या P की कैलकुलेशन 1 आ गई बेटा? यस। अब हमने कहा एरर कैलकुलेट कर दो, तो डेल्टा P अपॉन P की वैल्यू कितनी आ चुकी बेटा? 1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? डेल्टा A अपॉन A, यानी कितना बेटा? डेल्टा A अपॉन A कितना? 0.4 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा बेटा। यस ठीक है, इसमें प्लस माइनस और लगा लेना, ठीक है, एरर होती तो प्लस माइनस से लिखते, ठीक है। चलो यहां पर देखो क्या बनने वाला, डेल्टा बी अपॉन बी कितना बेटा? 0.3 अपॉन 3, और साथ में ये वाला क्या, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू कितना आ जाएगा बेटा? 0.3 अपॉन 6।
यही होगा। अब चाहो तो एल्शियम लेके सॉल्व कर लो, चाहे कोई दूसरा तरीका जो आपको अच्छा लगता हो, एल्शियम लेके ही कर लेते हैं। 6 को एल्शियम ले लेते हैं। ये होगा बेटा, क्या बन जाएगा यहाँ पर 1.2, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 1.2 क्लियर। 3 2 जा 6, 0.6, यहाँ पर क्या आएगा 6 यानी 0.3, क्या बन जाएगा सब कुछ मिलके बेटा 639, 2.1, 2.1, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना आ गया 2.1/6, 2.1/6 यानी इसको अगर हम उससे काटें तो 0.7 अपॉन कितना 2, और ये कितना बन जाने वाला 0 पॉइंट कितना बन कितना आ जाएगा 0.7/2 करोगे तो बेटा 0.35 क्लियर 35। ठीक है, तो हमने लिखा भाई पी विद एरर क्या लिखा जाएगा, पी विद एरर कैसे लिखेंगे हम, क्या आ गया पी की वैल्यू आई थी 6 और प्लस माइनस 0.35, ये होगा पी विद एरर बेटा। ओके, मैंने गलती की, पी की वैल्यू 1 आई थी तो 1 लिखी, ठीक है बेटा। अभी हम थोड़ा सा और इसमें चीजें सीखेंगे कि इनको कितने डेसिमल तक लिखना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ने वाले हैं, फिलहाल के लिए इतना लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। क्या सबको क्लियर बेटा ये चीज, सबको क्लियर कि ये एक ऐसा फ्रैक्शन था जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था, जिसमें तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली टैकल करते हुए हमने कहा भाई इसको क्या मान लो, एक सिंगल क्वांटिटी मान लो। तो उस तरीके से हमने इसको एक सिंगल क्वांटिटी बनाया और इसका एरर फॉर्मूला लिखा और हमने निकाल लिया एरर। तो हमसे पूछा तो यही था पी विद एरर लिखो, ठीक है। इसका एरर फॉर्मूला बनाने के लिए तो कहा ही था हमने, तो हमने इसको एक सिंगल क्वांटिटी बनाया, इसकी एरर फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेशन किया और पी को विद एरर कैलकुलेट किया। क्या सबको क्लियर ये चीज बेटा, बोलो अंकेश समझ में आ रहा है बेटा? ओके चलो भाई, क्लियर बेटा, चलो लिखो इसको। हाँ बेटा, एग्जाम्पल कौन सा बेटा, जो अपन ने बुक का एग्जाम्पल है कोई 2.12, बस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वही लेने वाला हूँ, ठीक है। मैंने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो ये किताब खोल के रख रखी थी 2.12, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिया सबने, बोलो। चलो तो देखो एक लिख लिया बेटा सबने, चलो तो देखो अगला क्वेश्चन हम वही लेने वाले हैं 2.12, 2.12 जो है। बुक का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2.12 क्या कह रहा है देखो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। सबने इसको शायद अपन ने समझा था कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक धागे में अगर किसी एक हैवी मास को बांध के लटका कर छोड़ दें और इसको ऐसे छोड़ दें और ये ऐसे टिक 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 करता है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, सिंपल पेंडुलम कहलाता है। ऑसिलेशन किसको कहते हैं, मान लो इसको यहाँ से खींच के छोड़ा, ये इधर जाता है वापस इधर आता है, जब वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो हम कहते हैं इसमें एक ऑसिलेशन
कंप्लीट कर लिया। एक ऑसिलेशन में इसको जो टाइम लगता है उसको इसका क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है, जो हमने उसमें निकाला भी था, इसमें निकाला था जब हम क्या पढ़ रहे थे, डायमेंशनल एनालिसिस निकाला था, और आगे भी निकालेंगे जब हम एसएचएम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो कुछ ये आता है, एल क्या इसकी लेंथ और जी क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी फिलहाल हमें फॉर्मूले पे दिमाग नहीं लगाना कहाँ से आया, ये कहा भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये, एल लेंथ है, जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और टी टाइम पीरियड है। तो ये एक सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हमको दे रखा, और कहा कि इस फॉर्मूले की मदद से आप कैलकुलेट करना चाहते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये आपके लैब में एक्सपेरिमेंट भी है, 11th क्लास में ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में करते हो, जी की वैल्यू डिटरमाइन करते हो इस फॉर्मूले की मदद से, सिंपल पेंडुलम केस में। तो जी की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको दो चीजों को मेजर करना पड़ेगा। बोलो किस किस को? 2 पाई तो हम सबको पता है, किस किस को मेजर करना पड़ेगा बेटा? लेंथ को, और ठीक है, तो आपने कहा एल इज मेजर्ड एज 20 सेंटीमीटर मेजर किया इसको विद एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर। मतलब एल को मेजर करते समय आपकी मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है बेटा? जो एरर दे रखी है वो कितने की दे रखी है एल को मेजर करते समय? 20। अब देखो यहाँ यूनिट का ध्यान रखते चलना, एल को किसमें मेजर किया? सेंटीमीटर में। एरर किसमें दे रखी है हमको? मिलीमीटर में। ठीक है, तो एल को विद एरर हम कहेंगे कि भैया ये एल की वैल्यू है और ये इसकी एरर है। फिर कहा कि टाइम पीरियड ऑफ 90 ऑसिलेशन, एक का नहीं मेजर किया आपने, टाइम पीरियड मेजर किया कितने का? 90। टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन मेजर किया, 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड 90 सेकेंड बाय अ क्लॉक ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। मतलब इसमें कितने की एरर हो सकती है बेटा? 1 सेकेंड की। ये जो टाइम आपने मेजर किया इसमें कितनी पॉसिबल एरर हो सकती है बेटा? 1 सेकेंड की। मतलब यू आर नॉट श्योर ये टाइम 91 हो सकता है, ये टाइम 89 हो सकता है। जो 90 सेकेंड आपने टाइम मेजर किया है इसका रिजोल्यूशन कितना दे रखा है? 1 सेकेंड दे रखा है। इसमें एरर कितने की हो सकती है? 1 सेकेंड की हो सकती है। तो आपसे कहा कि जी में परसेंटेज एरर कितनी होगी वो निकालो। जी की वैल्यू भी नहीं पूछी हमसे क्योंकि उसकी कैलकुलेशन गलती सी होगी, तो हमसे कहा फाइंड परसेंटेज एरर इन जी, फाइंड परसेंटेज एरर इन जी। तो सबसे पहले तो हम जी का फॉर्मूला लिख देते हैं और जी की परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो देखो टी बराबर किसके बेटा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बोलो यही है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हमें जी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो ताकि जी बंधन से मुक्त हो, अंडर रूट से बाहर आए। तो स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बनेगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। और जी की फॉर्म में इस फॉर्मूले को जमा दूं तो जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। बोलो यही होगा। ओके, अब देखो इधर ध्यान से, इसका एरर फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं इसका, तो डेल्टा जी अपॉन जी ये होगा। यहाँ पर ये हमारी फिक्स वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं, इनको मेजर करते समय जीरो एरर होती है इनमें, तो इनकी एरर नहीं लिखनी, इनमें कुछ एरर नहीं है। क्या आएगी? डेल्टा एल अपॉन एल प्लस इसकी पावर इंटू इसकी फ्रैक्शनल एरर, ये होगी बेटा डेल्टा टी अपॉन टी। बोलो क्या यही हमारा एरर फॉर्मूला होगा? यस, ये हमारा एरर फॉर्मूला बन गया। और अगर ये एरर फॉर्मूला है और इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखूं तो परसेंटेज एरर इन जी क्या हो जाएगी बेटा? परसेंटेज एरर इन एल, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगी इन एल प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी। बोलो यही होगा बेटा। क्लियर? चलो यहां तक हमारे पास एक काम बन गया, एरर का फॉर्मूला आ गया। अब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कि भाई एल में कितनी परसेंटेज एरर है और टी में कितनी परसेंटेज एरर है। तो पहले तो एल को लिखते हैं, एल विद एरर। बोलो क्या लिखेंगे एल को विद एरर? एल क्या है? 20 सेंटीमीटर है और इसकी एरर 1 मिलीमीटर दे रखी है, इसको सेंटीमीटर में बदल दो ताकि हम इनकी यूनिट को एक जैसा कर सके। तो बोलो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में क्या लिखोगे बेटा? 0.1। तो ये हमने लिख दिया 0.1 सेंटीमीटर। साथ के साथ इसकी परसेंटेज एरर भी निकाल दो एल की, क्योंकि हमको उसकी जरूरत पड़ेगी। क्या आ गई बेटा परसेंटेज एरर इन एल? 0.1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100%। बोलो यही होनी चाहिए फ्रैक्शनल एरर और उसको 100, तो कितना आ जाएगा? ये 5
और ये 5 होगा तो 0.5%। तो एल का काम तो कंप्लीट हो गया। अब टी पर आते हैं। टी हम कहते हैं एक ऑसिलेशन का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर तो मेजर किए गए कितने बेटा, 100 ऑसिलेशन, और उसमें जो है कितना आ रहा है हमारे पास, टाइम कितना आ रहा है, 90 सेकेंड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम टी का फॉर्मूला बनाते हैं। टी को मेजर करने का क्या फॉर्मूला, इधर देखना ध्यान से। अगर आपने एन ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया और वो टी आया, तो एक ऑसिलेशन का टाइम क्या होना चाहिए बेटा, टी बाई एन, बोलो यही होना चाहिए। यानी आपका टी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हुआ, बोलो यही हुआ, टी इज इक्वल टू टी बाई एन, यही हुआ बेटा, टी इज इक्वल टू टी बाई एन। ओके, बोलो। अब देखो इसका एरर फॉर्मूला बनाने के लिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dt बनने वाला, 1/n कांस्टेंट, ये भी क्या बनने वाला, dt बनने वाला, यही बनेगा बेटा, बोलो। ठीक है, अब ये मेरे पास आया इसका एरर फॉर्मूला। मेरे को, मैं कहता हूं कि थोड़ा सा जुगाड़ लगाऊं तो मेरा काम थोड़ा ज्यादा आसान हो सकता है। दोनों तरफ t से डिवाइड कर, तो t से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, dt बाई टी, इसके बराबर आ जाएगा 1/n, और dt बाई क्या, कैपिटल T, बोलो यही आएगा बेटा, आना बोलो। दोनों तरफ मैंने किससे डिवाइड कर दिया, कैपिटल T से डिवाइड कर दिया, क्या यही बनेगा, बोलो, अगर दोनों तरफ कैपिटल T से डिवाइड करूंगा तो। अब देखो ये n इंटू टी, क्या लिख सकते हो इसके बेसिस पर, n इंटू टी किसके बराबर है, स्मॉल t के बराबर है क्या बेटा, देखो n इंटू टी क्या है, स्मॉल टी। तो n इंटू टी की जगह स्मॉल टी लिख दिया, तो क्या dt अपॉन कैपिटल टी, मेरे पास dt अपॉन स्मॉल टी आ गया बेटा, बोलो। अब ये देखो, ये मेरे को दे रखा है भाई, टी टाइम है जो मैंने मेजर किया, कितना मेजर किया मैंने टाइम, कौन सा टाइम है जो मैंने रिकॉर्ड किया, 90 सेकंड, और ये उसकी एरर है, उसमें कितनी एरर थी, 90 सेकंड में कितनी एरर है बेटा, 1 सेकंड की। तो dt बाई कैपिटल टी मेरे पास कितना आ गया बेटा, 1/90। क्या ये सबको समझ में आया कि dt बाई टी कितना आया, 1/90, बोलो। बस अब इसको परसेंटेज एरर में लिखना है, तो क्या करोगे परसेंटेज एरर में लिखने के लिए बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, यही तो होगा परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हो गया 1/90 इंटू 100, ये मेरी परसेंटेज एरर होगी, परसेंटेज एरर इन टी, बोलो क्या आ जाएगी परसेंटेज एरर इन टी। इसको अगर कैलकुलेट करोगे 10/9, और 10/9 को अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बेटा, 10/9 को निकालोगे, 10 में 9 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, 10/9, 1 पॉइंट समथिंग से कुछ आने वाला है, 1 पॉइंट, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1.1, ये आ गया। चलो ये लिख दिया 1.1%। चलो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है जी का, तो बोलो परसेंटेज एरर इन जी क्या हो जाएगी, क्या होगा, परसेंटेज एरर इन एल कितनी कैलकुलेट की हुई, 0.5 प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी कितनी कैलकुलेट की हुई बेटा, 1.1, क्या बन जाएगा, 2.2 और 0.5 मिलके क्या बन जाने वाला, 2.7%। अब किताब में इसको राउंड करके 3 लिख रखा है, क्यों, क्योंकि जो है सभी चीज में एक ही डेसिमल नहीं है, तो इसकी राउंडिंग करनी। आप 2.7 भी लिख के आ सकते हो आंसर, किताब ने भी कैलकुलेट तो 2.7 ही किया, फिर उसको राउंड करके कितना कर दिया, 3। ओके बेटा, क्या सबके समझ में आया, क्या बेटा, हाँ माही बोलो क्या कह रहे थे बेटा, देख, देखो इधर बेटा ध्यान से समझना, ये कई जगह अपन ऐसा काम करेंगे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने टाइम मेजर किया 90 सेकंड और उसमें एरर आई 1 सेकंड। ठीक है, ये जो टाइम है ये एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं है, ये कितने ऑसिलेशन का टाइम है बेटा, 100 ऑसिलेशन का, कितने का है, 100 ऑसिलेशन का। तो अब मैंने कहा भाई आपने टाइम पीरियड निकाला किस फॉर्मूले से, आपने इसी से तो निकाला कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यही तो किया, बोलो एक ऑसिलेशन का टाइम। अगर आपसे यहां पे पूछता कि 100 ऑसिलेशन में टाइम लग रहा है कितना, 90 सेकेंड, तो टाइम पीरियड क्या होगा,
तो आप कहते हैं एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, बोलो। एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लगता है? यही लगता है, बोलो। 99 ये होता, बोलो। तो ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? बेसिकली ये क्या है, जो टाइम आपने ऑब्जर्व किया, और ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यही है। तो जो हमने टी का फॉर्मूला एक तरीके से यूज किया, वो क्या यूज किया? टी इज इक्वल टू स्मॉल टी बाई एन, बोलो यही किया। अब इसको एरर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखो भाई, इसमें आपसे एरर हुई है इसको मेजर करने में, तो आप इसका एरर फॉर्मूला लिखोगे। क्या करते हो एरर फॉर्मूला बनाने के लिए? डिफरेंशिएट कर देते हो दोनों तरफ, यही तो करते हो। ठीक है, तो क्या लिखते हो भाई? कल हमने जो ये चीज सीखी थी ना, भी डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये तो डी टी, ये स्मॉल डी टी बाई एन, एन तो कांस्टेंट है, नीचे ऐसे ही रहेगा रहेगा। बोलो, ये हमारा आ गया। अब इससे आपको बेसिकली ये नहीं निकालना, आपको डी टी बाई टी निकालना है। क्या निकालना है आपको? डी टी बाई टी। परसेंटेज एरर चाहिए ना आपको, तो टी की। तो जब मैंने इसको टी से डिवाइड किया, तो मैंने इसको भी टी से डिवाइड कर दिया कि चलो डी टी बाई टी, ये आ जाएगा, आ जाएगा बेटा। अब एन टी की जगह क्या लिख सकते हो, बोलो। एन टी की जगह क्या लिख सकते हो? स्मॉल टी। तो क्या डी टी बाई टी, डी टी बाई टी के बराबर आ रहा है बेटा, डी टी बाई कैपिटल टी, ये बस। अब ये दोनों वैल्यू मेरे को इत्तेफाक से पता है भाई। टाइम आपने क्या मेजर किया, कितना टाइम मेजर किया? व्हाट इज स्मॉल टी? 90। और ये उसकी एरर है, तो बोलो उसमें एरर कितनी हुई थी 90 को मेजर करने में? 1 सेकेंड। तो आपके पास डी टी बाई टी एक तरीके से क्या आ गया बेटा? 1 बाई। रेस्ट इज सिंपल बेटा, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगी, बन जाएगी ना बेटा। तो चलो लिखो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है किताब में ना। नोट कर लो तो बताना, नोट कर लिया। हाँ जी, बाकी लोग आराम से बेटा, बस मुझे बता देना। टाइम में कोई दिक्कत नहीं, आराम, टेक योर ओन टाइम, बस टेल मी जब भी लिख लो ना।
लिख लिया बेटा? ओके। ओके बेटा, लिख लिया। चलो तो मैं पहले क्वेश्चन और ये ऊपर का मिटा देता हूँ, आप लिख लो आराम से। तो ये हमारे पास बेसिकली एरर कैलकुलेशन को हमने सीखा, हर तरीके के क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की। डन। ठीक है बेटा। अब देखो हम आगे चलते हैं, हम जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर। जो अगला टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर। पहली बात समझनी होती है कि सिग्निफिकेंट चीज क्या, फिगर चीज क्या होती है और क्यों हम इस पर इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई सिग्निफिकेंट है और ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो उसको समझने के लिए हमें एक छोटी सी चीज और समझनी होगी, वो है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो दो एक चीजें हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा भी डिटेल में, जो आपके कोर्स में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, लेकिन वो लेंगे हम लास्ट में चैप्टर के, ताकि आपको उसका प्रैक्टिकल भी दिखा सकें। जो ऑनलाइन लैब होती है, अमृता ऑनलाइन लैब, उस पर आपको मेजर करना भी सिखा दूंगा। अभी हम समझते हैं, देखो लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ एक टर्म जुड़ी हुई होती है जिसको हम कहते हैं उसका लीस्ट काउंट। और वो क्या होता है वो समझने की कोशिश। आप सबके पास जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें एक स्केल होता है। उस स्केल में अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटा निशान कितने का होता है बेटा? सबसे छोटा निशान बोलो, क्या रीड करता है सबसे छोटा निशान? 0.1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं, या इसको 1 मिलीमीटर कहते हैं। स्मॉलेस्ट मार्क हमारा कितने का होता है? 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर का। अब सोचो ये मेरी एक मेजरिंग स्केल थी जिससे मैं मेजर कर रहा हूँ। ये 5 सेंटीमीटर का मार्क था और इसके बाद ये छोटा मार्क था। जिस चीज को मैं मेजर कर रहा था, मान लो मैं इस रॉड को मेजर कर रहा था, वो मेरे पास ऐसे आ रही है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में आ रही है। तो क्या मैं इसको एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा हूँ? ना भाई, मैं या तो इसको ये यहां होती तो मैं क्या लिख देता? 5.1 लिख देता। ये एग्जैक्टली यहां होती तो मैं क्या लिख देता? इसको बेटा 5 लिख देता। यहाँ होती तो 5 सेंटीमीटर लिख देता, यहाँ होती थी तो 5.1 सेंटीमीटर लिख देता। तो क्या ये मैं इसके बीच की कोई वैल्यू, 0.1 से छोटी कोई भी वैल्यू इससे रीड कर पाता हूँ? ना। मेरा क्या कहता हूँ भाई, मैं तो 5 के बाद मेरी अगली रीडिंग सीधी क्या आएगी? 5.1 आएगी। इनके बीच की कोई रीडिंग इस स्केल से लेना पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना बेटा? बोलो। तो ये स्केल मेरी सबसे छोटी वैल्यू क्या पढ़ सकता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पढ़ सकता है? इसका सबसे छोटा मार्क जो है क्या है वो 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो सबसे छोटी वैल्यू पढ़ सकता है करेक्टली वो क्या है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। क्या सब लोग एग्री करते हैं इस बात से बेटा? तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी वैल्यू करेक्टली पढ़ सकता है उसको उसका क्या कहते हैं बेटा? लीस्ट काउंट। तो अब अगर हमको कोई बोले भाई डिफाइन करो लीस्ट काउंट, तो हम क्या कहेंगे? द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच अ इंस्ट्रूमेंट कैन रीड करेक्टली इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। क्या कह सकते हैं ये चीज बेटा? हाँ, द स्मॉलेस्ट वैल्यू वैल्यू विच अ इंस्ट्रूमेंट कैन रीड, या मेजर लिख सकते हो अगर रीड नहीं अच्छा लगे तो, कैन मेजर करेक्टली, करेक्टली इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट यानी अगर मेरे से को एग्जाम्पल के तौर पे लिखना हो तो मैं कह सकता हूं कि लीस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल, जो हमारे बॉक्स में होता है नॉर्मल स्केल, कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। यही है बेटा। अगर मुझे इसका लीस्ट काउंट इंक्रीज करना है तो मुझे कुछ मार्क और बनाने पड़ेंगे। किसके बीच में बेटा? 1 और, मान लो मैंने इनके बीच में एक और मार्क बना दिया। ये मेरे पास बड़ा मार्क था, ये एक छोटा मार्क था, इनके बीच में मैंने एक बीच का छोटा मार्क और बना दिया, बिल्कुल बीच में बना दिया। तो क्या अब ये 0.05 तक एक्यूरेट हो गया बेटा? बोलो। अब क्या इसका सबसे छोटा मान, ठीक है, क्या इसका लीस्ट काउंट इंक्रीज हो गया? हाँ, इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो कोई इंस्ट्रूमेंट जिस छोटी से छोटी वैल्यू को करेक्टली पढ़ सकता है वो क्या कहलाता है? उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट से जब मैं रीडिंग लेता हूं
तो मैं कहता हूं उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है, जितनी उसका लीस्ट काउंट है। ये होगा, मान लो आपको किसी ने स्केल से मेजर करके कहा कि ये एक आपकी स्केल है और इससे कोई लेंथ मेजर की, ये 4 का मार्क था, ये छोटा मार्क था 1 का, और ये यहाँ कहीं आ रहा था, किसी ने इसको 4 लिख दिया, किसी ने इसको 4.1 लिख दिया। ठीक है, अगर भाई लिखोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, या तो इसको 4 लिख सकते हो या इसको क्या लिख सकते हो, 4.1 लिख सकते हो। तो बोलो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपकी कितनी हो सकती है, 0.1 की, जो कि इसका लिस्ट काउंट था। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को लिखते हैं तो हम कहते हैं अगर उसका लिस्ट काउंट हमें पता है तो उसकी एरर उतनी होती है। तो जैसे मान लो आपसे मैंने कहा कि मैंने स्केल से 12 सेंटीमीटर कोई लेंथ मेजर की, इसको विद एरर लिखो, तो आप क्या लिखोगे भाई, अगर आपने स्केल से मेजर किया तो इसको विद एरर ऐसे लिखा जाना चाहिए। बोलो क्या विद एरर इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे क्या, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी मानी जाती है, जितना उसका क्या है, लीस्ट काउंट है। ठीक है, जहां दिक्कत हो वहां पूछते चलना साथ के साथ। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत धीरे धीरे ही हम पढ़ने की कोशिश करें। तो सेकंड पॉइंट हमने लिखा, नोट लगाकर लिखते थे, दी मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट is equal to the its least count, least count। जैसे हमने कहा रीडिंग ऑफ स्केल, अगर हमारे पास रीडिंग ऑफ स्केल आई 12 सेंटीमीटर, तो विद एरर इसको हमें क्या लिखना चाहिए बेटा, 12 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्या ये चीज भी क्लियर बेटा। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एग्जाम्पल में पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था भाई लेंथ मेजर की 20 सेंटीमीटर, किससे मेजर की, स्केल से, उसका रिजोल्यूशन, उसका लीस्ट काउंट कितना दे रखा था, 1 मिलीमीटर। तो हमने 20 को क्या लिखा विद एरर बेटा, उस एग्जाम्पल में जो लास्ट अभी 20 प्लस 0। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। अब देखो कोई अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो और उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, जैसे आपने स्केल यूज किया, तो जो आपका रिजल्ट होगा वो कितने डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हो आप, 1 डेसिमल प्लेस तक, ये लिख सकते हो, है ना। ठीक है भाई, आप अब अगर मान लो आपके साथ कोई एक जो है आपका साथी है, उसने कहा भाई स्केल से मैंने लेंथ नापी और ये नाप के लाया, मैं बिल्कुल एक्यूरेट नाप के लाया हूँ, ये नाप के, तो क्या आप ये कहोगे ये तो तू पागल बना रहा है, ये तो तू नाप ही नहीं सकता, नहीं नाप सकता ना। बोलो कहां से नाप लिया उसने ये चीज, भाई इंस्ट्रूमेंट जो है वो सबसे छोटी वैल्यू क्या पढ़ सकता है, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही पढ़ सकता है, तो ये तो क्या उसकी फालतू की बात है, अंदाजे है उसके। बोलो, तो ये जो जब रिजल्ट उसने लिखा, मान लो वो ये रिजल्ट लिख के आया मेरे पास, तो मैं क्या कहूंगा, भैया ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है और ये सारे मेरे क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, तू लिखता रहे कितने भी, ये सब बकवास है। ठीक है, बोलो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ क्या है, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही हो सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, मीटर स्केल की रीडिंग हो सकता है। तो किसी रिजल्ट में जिन जिन नंबर्स पे मैं 100% कॉन्फिडेंट होता हूं, जो नंबर 100% सर्टेन होते हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। बाकी आप मर्जी आए जो चीज लिख लो, उनका कोई मतलब नहीं होता, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कोई भी मेरे पास अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, उसमें मैं कहता हूँ कि जिनके बारे में आप श्योर हो वो आपके क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बाकी के सारे क्या है बेटा, इनसिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, क्या है, इनसिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट है। क्या ये चीज क्लियर बेटा। बोलो, अब देखो इधर ध्यान से, मान लो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट है इतना, और एक इंस्ट्रूमेंट है ये जिसका लीस्ट काउंट है ये, इसका रिजल्ट तो सिर्फ ये यहां तक सिग्निफिकेंट हो सकता है, इसके रिजल्ट में क्या होगा, क्या ये सारे मेरे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा। हाँ, तो जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट मेरा में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे, उतना ही इंस्ट्रूमेंट मेरा क्या होगा, एक्यूरेट होगा, क्या होगा, उतना ही ज्यादा एक्यूरेटली मेरे इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। क्या ये चीज क्लियर बेटा। तो हम हमेशा क्या बेटा, हाँ बेटा, देखो इधर ध्यान से, कि मान लो हमारे पास एक स्केल थी, हमने कहा स्केल से आप जो निकालोगे उसमें मैक्सिमम ये हो सकता है, डेसिमल के बाद सिर्फ क्या आ सकता है, 1 प्लेस नहीं आ सकता है। बोलो,
ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये भी मेरा सिग्निफिकेंट है, ये भी मेरा सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये। अब मैंने कोई दूसरी स्केल आपको दी जिसके अंदर जो है छोटे छोटे मार्क बहुत सारे लगे हुए, और मैंने कहा वो तो डेसिमल के थर्ड प्लेस तक मेजर कर सकती है, तो क्या उसका रिजल्ट आप ऐसे लिख सकते हो? बोलो, ये लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हो। तो अब इसके अंदर डेसिमल के बाद प्लेसेस ज्यादा है, तो क्या ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ गए? एक तरीके से मैं कह रहा हूँ ये भी श्योर है, ये भी श्योर है, ये भी श्योर है, ये भी श्योर है, ये भी श्योर है। इसमें श्योर फिगर कितने थे? 3। इसमें श्योर फिगर कितने मेरे बेटा? 5 हो गए। क्या हो गए? 5। तो जो भी जिसके बाद भी मैं श्योर हूं वो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? बोलो। तो इसमें कितने भाई? 3 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते, इसमें नहीं हो सकते ना, बोलो ना। इसमें क्या है? इतने। तो जितना ज्यादा मेरे सिग्निफिकेंट फिगर किसी एक्सपेरिमेंट में है, क्या वो एक्सपेरिमेंट उतना ही ज्यादा प्रिसाइसली किया गया, उतना ही ज्यादा एक्यूरेटली किया गया बेटा? बोलो। तो बस ये हमारी कहानी कि हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। भाई सिग्निफिकेंट फिगर हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, कभी भी हमें ये समझ में नहीं आता कि मतलब क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। तो मतलब सिंपल सा है कि जितने ज्यादा आपने सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास, आपने उतना ही ज्यादा एक्यूरेटली उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, उतने ही ज्यादा डेसिमल प्लेस तक आपने जाने की कोशिश की है। ठीक है बेटा? मान लो आपसे कहा पाई की वैल्यू कैलकुलेट करो, और आपने पाई की वैल्यू लिखी 3.14, तो आप डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक गए? सिर्फ 2 प्लेस तक। और किसी दूसरे बच्चे ने कहा नहीं मैं तो और आगे तक निकालूंगा, 3.143256 ये निकाला। तो क्या किसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है? इसके पास। तो किसने ज्यादा मेहनत की, कौन ज्यादा एक्यूरेट, कौन ज्यादा प्रिसाइज है? ठीक है बेटा, समझ गए? ओके। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम किसी एक्सपेरिमेंट के बढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट को उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, उतने ही ज्यादा डेप्थ के साथ करने की कोशिश की। तो ये एक बार लिख लो लीस्ट काउंट वाला मामला, फिर अपन लिखते हैं एक बार सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन, और फिर हम सीखते हैं कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं। लिख लिया बेटा? चलो तो अब हम मूव करते हैं। लिख लिया ना सबने? बोलो, बता दूं? ओके। तो हम लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहा हमने? दी डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट लिख लो, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन एक्सपेरिमेंट which are certain called significant figures। significant figures जितने भी हमारे सर्टेन हैं, जिनके बारे में हम कह रहे हैं हाँ भैया इनमें कोई गलती नहीं हो सकती, ये तो इससे मेजर किया जा सकता है, वो सब हमारे क्या है? फिर हमने क्या लिखा? दी मोर दी सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स more accurate more accurate is the instrument। किसी इंस्ट्रूमेंट से जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप पहुंच सकते हो, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही एक्यूरेट होता चला जाता है। क्या ये चीज सबको क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल, हम कहते हैं कि जितने भी हमारे नॉन जीरो नंबर होते हैं उन सबको हम क्या मानते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? सिग्निफिकेंट। तो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो नंबर के लिए तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि भाई जितने भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर है सब सिग्निफिकेंट है, कहाँ पड़े हुए हैं कोई मतलब नहीं। 2 4 3 2, बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर बेटा? सारे नॉन जीरो है, 4 है। ठीक है, मान लो इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, डेसिमल लगा दूं, तो भी आप कहोगे भाई सारे नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब अभी भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ठीक है। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2.4
टू, तो भी आप कहोगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, सारे नॉन जीरो नंबर है, सिग्निफिकेंट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे बेटा, सारे नॉन जीरो नंबर है, फाइव सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो नंबर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हम कहते हैं भाई जितने भी नॉन जीरो नंबर है सारे हमेशा सिग्निफिकेंट। अब सवाल आता है जीरो के बीच में, तो जीरो के लिए कुछ अलग अलग तरीके के रूल होते हैं हमारे। पहला रूल हम पढ़ते हैं नंबर टू पे, जीरोज इन बिटवीन, जीरोज इन बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, या इसको और बेटर लिखें, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिनको हम सैंडविच जीरो कहते हैं। ऐसी जीरो जो कि ट्रैप हो जाए, जिसके बीच में, किसके बीच में, दो नॉन जीरो कह लो या दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में ट्रैप हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, आर ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट, आर ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने लिखा 2.002, क्या ये दोनों जीरो मेरी सैंडविच हो गई है दो नॉन सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, या दो नॉन जीरो, तो इनको मैं सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करूंगा, ये तो सिग्निफिकेंट थे, ये भी सिग्निफिकेंट हो गई, कितने हो जाएंगे, चार, क्या हो जाएंगी बेटा, चार। ठीक है बेटा। फिर मैंने कहा मान लो मेरे पास ये है 1.0402, तो अब बोलो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसके अंदर बेटा, ठीक है, कितने हो गए, फाइव। अगला रूल हमने जीरो के बारे में लिखा, देखो कि हमारी जितनी भी लीडिंग जीरोज होते हैं, ठीक है, लीडिंग जीरोज, लीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। ऐसी जीरो जो कि क्या है कि लीड कर रही है, किसी सिग्निफिकेंट नंबर से पहले आ रही है, लेकिन उससे पहले कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, वो सारी जीरोज मेरी क्या कहलाएंगी, लीडिंग जीरोज क्या कहलाएंगे, इनसिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे सपोज मैंने ये लिखा 0.002, बोलो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, क्योंकि ये लीडिंग जीरो, ये मेरा पहला सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो नंबर मेरे को दिख रहा है, उससे पहले ये सारी जीरो है, लीड कर रही है इसको, लेकिन इनसे पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसलिए इसमें क्या कहूंगा, ये सारी क्या है, इनसिग्निफिकेंट, कितनी आएंगी, वन आएगी। क्लियर बेटा, आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ देखो मैंने लिखा 00.00202, बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री। ठीक है, ये मेरी सैंडविच जीरो है, ये तो मेरी क्या है, इन बिटवीन जीरो है, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आई है, ये लीडिंग है, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर को लीड कर रही है, लेकिन इनके इधर कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए इसको इनसिग्निफिकेंट कहूंगा। कितनी आएंगी बेटा, क्या ये चीज क्लियर सबको, बोलो। ठीक है, तो एक बार ये लिख लो, फिर मैं थोड़ा सा खाली करके दो एक रूल और है वो लिख लिया बेटा सबने, हाँ आराम से, हाँ हाँ लुका हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि ये तो मेरी सैंडविच जीरो है ना बेटा, ये इनसिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट क्योंकि नॉन जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट, तो इसके बीच में जो जीरो आई वो भी सिग्निफिकेंट होगी, होगी कि नहीं बेटा, बोलो। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई,
लिख लिया बेटा? ओके बेटा, चलो। तो देखो इधर ध्यान से अगला रूल हम लिखते हैं। ये हमारे पास दो तरीके की जीरो की बात हमने कर ली। एक वो जीरो जो कि सैंडविच है, बीच में है। एक वो जीरो जो कि लीड कर रही है किसी सिग्निफिकेंट फिगर को। अब हम कहते हैं जो जीरो जो ट्रेल कर रही हो किसी सिग्निफिकेंट फिगर को, तो चौथा रूल हम कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस। अब ट्रेलिंग जीरो के बारे में दो तरीके से हम कहते हैं। ट्रेलिंग जीरोस, जीरोस in a number without decimal, in a number without decimal, without decimal are insignificant, are insignificant। फिर हम कहते हैं इसी के साथ लिख देते हैं ताकि दोनों के एग्जाम्पल भी एक साथ लिख देंगे। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो वाले में अगर डेसिमल आ जाएगा तो सारी ट्रेलिंग जीरो आपकी सिग्निफिकेंट होंगी, अगर डेसिमल नहीं आएगा तो ट्रेलिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट होंगी। देखो इधर ध्यान से, मान लो मैंने 1500 लिखा, बोलो इसमें ट्रेलिंग, इसमें कोई डेसिमल है क्या? नहीं, नहीं है। नहीं है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे? ये इनसिग्निफिकेंट होगी, ये इनसिग्निफिकेंट 2 होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं 15.00, तो बोलो अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे इसमें? ठीक है। डेसिमल लगते ही मेरी जीरो जो है, ट्रेलिंग जीरो जो होंगी वो क्या हो जाएंगी बेटा? क्या हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है कि जो ये डेसिमल के बाद दो जीरो है, ये कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपने मेहनत करके डेसिमल के सेकंड प्लेस तक की रीडिंग निकालने की कोशिश की। सपोज आप कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो जो कि डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस तक पड़ता है। आपकी पहली रीडिंग आई 14.92, आपने दूसरी बार लिया तो आपने देखा एग्जैक्ट 15 आ गया और आपने लिखा उसको ऐसे। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे लिख देते हो और ऐसे लिख देते हो तो बोलो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स का अंदर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आ गया। अब एक ही इंस्ट्रूमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर में अंतर नहीं हो सकता, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ऐसे। मैं बताऊंगा कि भाई मेरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस तक पढ़ सकता है। हो सकता है मेरी पहली रीडिंग ये आ गई, दूसरी रीडिंग मेरी ये भी तो आ सकती है, 15.01 आ सकती है कि नहीं? बोलो। ठीक है। तो तो इन सब में मेरी सिग्निफिकेंट फिगर सेम होनी चाहिए, मतलब जो ये डेसिमल के बाद जो मैं जीरो लिख रहा हूँ ये दिखा रही है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक एक्यूरेट है डेसिमल के सेकंड प्लेस तक। इसीलिए डेसिमल के बाद वाली ट्रेलिंग जीरोस को हमेशा क्या माना जाता है बेटा? सिग्निफिकेंट माना जाता है। क्लियर बेटा? आई बात समझ में? ओके, क्लियर। ठीक है, देखो ये। अब देखो इधर ध्यान से देखना, 105.0020, बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 7, 7। अरे सही, अपनी सही चीज को गलत क्यों करते? बिल्कुल भाई, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि इनके बीच में, और फिर मेरे पास ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये भी दो नॉन जीरो के बीच में, और ये ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट है कि नहीं? बोलो अरे है कि नहीं? ठीक है। इवन देखो ये भी ध्यान रखना, मान लो किसी ने ऐसे भी लिख दिया ना, डेसिमल लगा के छोड़ दिया, तो भी ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगी क्योंकि अब ये ट्रेलिंग जीरो है लेकिन इसमें डेसिमल आ रहा है इस एक्सप्रेशन में। तो अगर किसी ने 150 पॉइंट लगाकर भी छोड़ दिया तो भी आप सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखोगे? डेसिमल आते ही आपकी ट्रेलिंग जीरो जो है वो क्या हो जाती है? सिग्निफिकेंट हो जाती है। क्लियर बेटा? आई बात समझ में? ठीक है। तो हम इसको नहीं लिख रहे क्योंकि इसके बारे में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, अपन भी नहीं लिख रहे इसको, लेकिन ये याद रखना कि जो है अगर ऐसे भी लगाकर छोड़ दिया तो ये जीरो आपकी क्या हो जाती है? सिग्निफिकेंट हो जाती है। क्लियर बेटा? ओके। डेसिमल आते ही ट्रेलिंग जीरो क्या बन जाती है हमारी? सिग्निफिकेंट। क्लियर? हाँ बेटा। हाँ हाँ, इतना बस एक इसी का लास्ट रूल लिख रहे हैं, बस एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूल का लिख रहे हो। क्या ये सब चीज क्लियर बेटा? बोलो। अब देखो इधर देखो, लास्ट रूल में लिख रहा हूं और उसका एक्सप्लेनेशन भी कल दूंगा क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन कल पढ़ाऊंगा, कल नहीं परसों, कल तो सुन। इधर देखो ध्यान से, फिफ्थ रूल यहां लिख रहा हूं, दी पावर्स ऑफ 10। अभी बस सिर्फ लिख के छोड़ देना क्या होती है पावर्स ऑफ 10 साइंटिफिक नोटेशन में, कहां से आती है वो भी अपन सीखेंगे।
द पावर्स ऑफ 10 इन साइंटिफिक नोटेशन, आर इनसिग्निफिकेंट। मान लो जैसे आपके पास एक नंबर ऐसे लिखा गया है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब इसमें इसको नहीं देखना होता जब आप सिग्निफिकेंट फिगर की बात करो, आप तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करके बोलो क्या है इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो क्या लिखे जाएंगे इससे मतलब ही नहीं है 10 की पावर जो लिखी हुई है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर लिखी जाती है हमेशा इनसिग्निफिकेंट मानी जाती है। इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो इसमें क्या लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर बेटा 2। हमेशा इसके देखे जाएंगे, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की जो पावर लिखी गई है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाती। और क्या होते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ये हम बात करेंगे कल परसों की क्लास में। ठीक है बेटा, परसों की क्लास में कल। ओके बेटा, ओके बेटा, ठीक है, चलो आज ओके बेटा, ओके बेटा।